नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे प्रजातांत्रिक समाजवाद के बारे में, लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में, और उसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त की। उसके जो प्रमुख प्रतिपादक हैं R.S. टोनी, रैमजे मैकडोनाल्ड, सिडनी वेब, हेरोल्ड लास्की, क्लेमेंट एटली, एम डरबिन, थॉमस, और भारत में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मानवेंद्र नाथ राय, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया इत्यादि विचारक इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं। प्रजातांत्रिक समाजवाद के मूल सिद्धांतों पर भी हमने पिछली कक्षा में चर्चा की। आज हम बात करेंगे कि प्रजातांत्रिक समाजवाद के गुण क्या हैं, उसके दोष क्या हैं, अर्थात प्रजातांत्रिक समाजवाद के जो आलोचक हैं उसकी किन आधारों पर आलोचना करते हैं, उसके विरुद्ध क्या तर्क देते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो प्रजातांत्रिक समाजवाद के अपने कुछ गुण हैं जिन्होंने उसे एक लोकप्रिय विचारधारा विश्व में बनाया। पूंजीवाद और साम्यवाद जीवन की दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं और इन दोनों के अंतर्गत चरमतावादी दर्शन को ग्रहण किया गया है। जहाँ तक प्रजातांत्रिक समाजवाद का संबंध है तो इसमें पूंजीवाद और साम्यवाद इन दोनों ही व्यवस्थाओं के गुणों को ग्रहण करने की कोशिश की गई है। प्रजातांत्रिक समाजवाद के कुछ गुण हैं जो इस प्रकार हैं कि प्रजातांत्रिक समाजवाद व्यक्ति समाज दोनों के हितों को यथोचित दृष्टि से रखता है, उचित दृष्टि से रखता है, और एक के मूल्य पर दूसरे के हितों की रक्षा के लिए नहीं बल्कि दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है। दूसरा, लोकतांत्रिक समाजवाद पूंजीवाद साम्यवाद दोनों के दोषों से परिचित है और अपने आप को उनसे दूर रखने के लिए प्रयत्नशील है। पूंजीवाद के जो दोष हैं यानी शोषण, असमानता, अत्याचार से मुक्ति दिलाता है। साम्यवाद के जो दोष हैं निरंकुशता, मानवीय स्वतंत्रता पर अत्यधिक प्रतिबंध, इससे भी अपने आप को दूर रखता है। तो दोनों के दोषों से परिचित है और उनसे अपने आप को दूर रखने की प्रयत्नशील है। तीसरा है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति के लिए नागरिक राजनीतिक स्वतंत्रता की व्यवस्था की जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि व्यक्तियों की आर्थिक स्वतंत्रता की व्यवस्था उसमें नहीं होती। इसके विपरीत साम्यवादी व्यवस्था व्यक्तियों को केवल आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करती है, लेकिन प्रजातांत्रिक समाजवाद व्यक्तियों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में विश्वास करता है और इस तरीके से अधिक संभव सीमा तक व्यक्तियों को नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। जहाँ तक निजी संपत्ति का संबंध है तो प्रजातांत्रिक समाजवाद का जो दृष्टिकोण है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बहुत अधिक यथार्थवादी है। यह निजी संपत्ति की समाप्ति नहीं चाहता और सामाजिक हित में उसे केवल सीमित करने के पक्ष में है। इसके अलावा प्रजातांत्रिक समाजवाद मानवीय जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए धर्म और नैतिकता के महत्व को स्वीकार करता है और इसके साथ ही वो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल देता है। प्रजातांत्रिक समाजवाद के अन्य जो रूप हैं उनकी तुलना में श्रेष्ठ है, क्योंकि समाजवाद के अन्य रूपों में सामान्यतः धर्म और नैतिकता के महत्व को अस्वीकार किया गया है और उनका विरोध किया गया है। लेकिन जो प्रजातांत्रिक समाजवाद है वो मानवीय जीवन को व्यवस्थित रखने में
धर्म और नैतिकता के महत्व को स्वीकार करता है। सभी धर्मों का सार जो है मानव धर्म पर आधारित है। इसके अलावा प्रजातांत्रिक जो समाजवाद है वो लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा में विश्वास करता है तथा नियोजन की पद्धति को अपनाकर समस्त जनता के कल्याण में वो कार्य करता है। तो ये प्रजातांत्रिक समाजवाद के कुछ गुण हैं जिसके आधार पर ये लोकप्रिय विचारधारा बन पाया। अब हम बात करें कि जो प्रजातांत्रिक समाजवाद है पूंजीवाद और साम्यवाद जैसी विरोधी विचारधाराओं के चरम को स्वीकार ना करके बल्कि उनके जो गुण हैं यानी मर्म को स्वीकार करके एक अपना नया थॉट प्रस्तुत किया। लेकिन इस विचारधारा के भी आलोचकों की कोई कमी नहीं है और आलोचकों के द्वारा प्रजातांत्रिक समाजवाद के विरुद्ध कुछ तर्क दिए हैं, तो उनको हम यहाँ पर एक एक करके चर्चा करेंगे। उनमें है प्रजातांत्रिक समाजवाद किसी ठोस दर्शन पर आधारित नहीं है। साम्यवाद विचारधारा की जब बात करते हैं तो एक बहुत अधिक ठोस दर्शन यानी कार्ल मार्क्स और एंजल्स की जो विचारधारा है उस पर आधारित है और इस कारण उसमें स्पष्टता और निश्चितता है। लेकिन जब हम देखते हैं एक प्रजातांत्रिक समाजवाद तो उसके पीछे इस तरह का कोई ठोस दर्शन नहीं है। ब्रिटिश, अमेरिकन, भारतीय समाजवादियों के द्वारा अपने अपने देश में बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार जो प्रजातांत्रिक समाजवाद है उसको अपने तरीके से प्रतिपादन किया है, परिभाषित किया है। तो इन देशों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और जो परिस्थितिजन्य भेद हैं उसके कारण प्रजातांत्रिक समाजवाद में लगभग वैसी अस्पष्टता अनिश्चितता आ गई जैसी अस्पष्टता अनिश्चितता समाजवाद में। उदाहरण के लिए कुछ तो प्रजातांत्रिक समाजवादी राष्ट्रीयकरण पर बल देते हैं तो कुछ अन्य सामाजिकरण पर बल देते हैं। पॉल रेमेडियर एक विद्वान हुए हैं, वो कहते हैं कि सिद्धांत के बिना समाजवाद निर्बल हो जाता है और अपनी शक्ति खो बैठता है। दूसरा जो तर्क है इसके खिलाफ वो है कि विरोधाभास युक्त दर्शन है। प्रजातांत्रिक समाजवाद में विरोधाभास भी है और E.M. बंस ने एक पुस्तक लिखी है आइडियाज़ इन कॉन्फ्लिक्ट। उसमें प्रजातांत्रिक समाजवाद के जो कंट्राडिक्टरी पॉइंट हैं, विरोधाभासी जो बिंदु हैं, उन पर कुछ विस्तार से उन्होंने इसका उल्लेख किया है। E.M. बंस कहते हैं कि प्रजातंत्र और समाजवाद इन दोनों में परस्पर विरोध है और इन दोनों में से एक को अपनाया जा सकता है, दोनों को एक साथ नहीं, क्योंकि प्रजातंत्र स्वतंत्रता में विश्वास करता है और समाजवाद जो है वो नियंत्रण में विश्वास करता है। तो प्रजातंत्र और समाजवाद के परस्पर विरोध के कारण प्रजातांत्रिक समाजवादियों की विचारधारा में भी विरोधाभास है। ये कंट्राडिक्टरी दर्शन का आरोप लगाया जाता है इस पर। तीसरा है नैतिक दृष्टि से अनुचित। प्रजातांत्रिक समाजवाद के आलोचक इसे नैतिक दृष्टि से अनुचित मानते हैं और ये विचारधारा समानता की धारणा पर आधारित है, किंतु प्रकृति की दृष्टि से मनुष्य सभी समान नहीं होते हैं। उनमें शारीरिक शक्ति, बुद्धि, चरित्र बल इत्यादि का भेद होता है और ऐसी स्थिति में जिन व्यक्तियों ने अपनी योग्यता, परिश्रम, मितव्यता, मेहनत के बल पर अन्य व्यक्तियों से अधिक संपत्ति अर्जित की है, ज़्यादा धन कमाया है, उन्हें अपनी इच्छानुसार संपत्ति के प्रयोग का अधिकार भी उनको प्राप्त होना चाहिए। लेकिन समाजवाद जो है वो परिश्रमी और योग्य व्यक्तियों की संपत्ति जो है आलसी और अकर्मण्य व्यक्तियों में बांटना चाहता है।
जिसे नैतिक दृष्टि से सही नहीं कहा जा सकता, उचित नहीं कहा जा सकता। आलोचक तो इसी कारण प्रजातांत्रिक समाजवाद को वैधानिक लुटेरापन या बहुमत का लुटेरापन की संज्ञा देकर इसकी आलोचना करते हैं। एक विपरीत तर्क है इसके, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। आलोचक ये भी कहते हैं कि प्रजातांत्रिक समाजवाद मानव स्वभाव के प्रतिकूल होने के कारण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विपरीत त्रुटिपूर्ण है। संपत्ति धारण करने की इच्छा मनुष्य के स्वभाव का अनिवार्य अंग होता है। व्यक्ति परिश्रम इस विश्वास के आधार पर करते हैं कि परिश्रम से जो प्राप्त आय है उसका अपनी इच्छानुसार उपयोग कर पाएंगे और संतान के लिए छोड़ भी देंगे। लेकिन ये विश्वास प्रेरणा समाप्त हो जाने पर वो आलसी और इर्रेस्पॉन्सिबल, अनुत्तरदायी हो जाएंगे। मानव स्वभाव ही ऐसा है कि निर्वाह योग्य वेतन की सुरक्षा प्राप्त होने के बाद उसके द्वारा अपनी रुचि साहस से कार्य नहीं किया जाएगा। तो इनका ये कहना है कि ये तो मानव प्रकृति में ही होता है कि वो संपत्ति धारण करने की इच्छा उसके स्वभाव का अंग होता है, जिसको प्रजातांत्रिक समाजवादी मिस कर रहे हैं। एक आलोचना है कि इससे नौकरशाही का विस्तार होगा। प्रजातांत्रिक समाजवाद में राज्य की शक्तियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और व्यवहार में राज्य की शक्ति का बढ़ने का मतलब क्या है कि राज्य की इन शक्तियों का प्रयोग नौकरशाही के द्वारा किया जाएगा। और ये सबको मालूम है, ये सर्वविदित है कि कुनबा परस्ती, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, नौकरशाही की कार्यविधि के ये अनिवार्य अंग माने जाते हैं। तो प्रजातांत्रिक समाजवाद में नौकरशाही के इन दोषों के समस्त जो व्यवस्था है इससे ग्रसित हो जाएगी, नौकरशाही का विस्तार हो जाएगा, उसकी पावर बढ़ जाएगी। और लास्ट है वैधानिक और शांति मय जो उपाय हैं उनसे महत्वपूर्ण परिवर्तन संभव नहीं है। आलोचक ये कहते हैं कि प्रजातांत्रिक समाजवादियों की शांतिपूर्ण परिवर्तन की बात एक सिद्धांत के रूप में तो हमको आकर्षक लग सकती है, उचित प्रतीत हो सकती है, लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी देखें, वास्तविकता देखें, तो वास्तविकता ये है कि वैधानिक और शांतिपूर्ण उपायों से छोटा मोटा परिवर्तन तो हो सकता है। सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में आमूलचूल जो परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं लाया जा सकता। और हमारा ये व्यवहारिक अनुभव है कि समाजवाद के नाम पर चुने गए प्रतिनिधि चुने जाने के बाद पूंजीपतियों की विपुल आर्थिक शक्ति और साधनों के प्रभाव में आ जाते हैं और उनके द्वारा आर्थिक समानता स्थापित करने की बात भूलकर व्यक्तिगत हितों की पूर्ति की जाने लग जाती है, शुरू हो जाते हैं वो। तो ये आलोचकों का कहना है कि इतिहास में जो भी बड़े परिवर्तन, महान परिवर्तन हुए, क्रांति के द्वारा ही हुए हैं और भविष्य में भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के लिए क्रांति का मार्ग अपनाना होगा, ये आलोचकों का कहना है। तो इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण विचारधारा है प्रजातांत्रिक समाजवाद, जिसके डेवलपमेंट, उसके उदय, विकास और उसकी जो मूल मान्यताएं, मूल सिद्धांत हैं, उसके गुण हैं और दोष हैं, इन पर हमने चर्चा की। धन्यवाद।